ओके चलिए, द मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है कि अ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग अ हेल्महोल्ट्ज कॉइल। याद करिए, हेल्महोल्ट्ज कॉइल आपने करा था ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर। ऐसा कुछ होता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल, दोनों कॉइल का रेडियस होता है r और दोनों कॉइल जो है वो सेम डिस्टेंस पे रखा होता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस r। और हमने ऐसा देखा था कि उसके सेंटर के आजू बाजू के रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, सेंटर के आजू बाजू के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, अ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग अ हेल्महोल्ट्ज कॉइल described in the question number 16 is uniform in a small region and has a magnitude of 0.75 टेस्ला। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हेल्महोल्ट्ज कॉइल and we have the uniform magnetic field of that coil and that uniform magnetic field is given as 0.75 टेस्ला। चलिए आगे देखते हैं। राइट, in the same region a uniform electrostatic field is also maintained in a direction normal to the common axis of the coil। राइट, तो उसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेंटेन किया गया है। राइट, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज, the value is not given but it is given that electric field is normal to the axis। electric field is also produced over there and that electric field is normal to the axis। चलिए आगे, a narrow beam of charged particle are accelerated through 15 kilowatt। ओके, क्या किया है हमने, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया है। चार्ज पार्टिकल्स accelerated through voltage V equal to 15 kilowatt are passing from that region। they are passing from that given region जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ओके, region in the direction perpendicular to both the axis of the coil and the electrostatic field। तो ये पार्टिकल कैसे पास हो रहा है, पार्टिकल पास हो रहा है बोथ, okay, that is perpendicular to both axis of coil and electric field। okay, चलिए और आगे देखते हैं। if the beam remain undeflected when the electrostatic field is 9 into 10 power -5 वोल्ट पर मीटर। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया गया है, कितना दिया है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 9 into 10 पावर -5 वोल्ट पर मीटर। और ये कहा है कि ये पार्टिकल जब उस पर्टिकुलर रीजन में से पास हो रहा है ना, तो पार्टिकल इज अनडिफ्लेक्टेड। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टिकल इज अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, चलिए मेक अ सिंपल गैस एज टू व्हाट द बीम कंटेन एंड व्हाई इज द आंसर नॉट यूनिक। हमें ये फाइंड करना है कि वो जो बीम है और जो भी आपका चार्ज पार्टिकल का बीम है वो क्या होगा। ओके, तो हमें क्या करना है, गैस द बीम एंड व्हाई आंसर इज नॉट यूनिक, व्हाई द आंसर इज नॉट यूनिक। ओके, चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरा सीधा ध्यान एक ही स्टेटमेंट के ऊपर जाने वाला है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है द पार्टिकल इज अनडिफ्लेक्टेड। राइट, अभी सिंपल सी बात है, पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड तभी जाएगा जब उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हो और वो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करे। तो क्योंकि जहाँ से पार्टिकल आपका पास हो रहा है, ये आपका हेल्महोल्ट्ज कॉइल है, ये रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा इस रीजन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, लेट्स से द फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सिस को परपेंडिकुलर है। राइट, तो लेट अस कंसीडर योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज समवॉट लाइक दिस, इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर जा रहा है। चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर जा रहा है। मतलब चार्ज पार्टिकल सपोज ऐसे जा रहा है बोर्ड के अंदर जाते हुए प्लेन में, विच इज नॉर्मल टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सपोज चार्ज पार्टिकल जो है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। चार्ज पार्टिकल is moving inside the plane of paper।
And as this charged particle pass from the region having both the field, it must experience the force due to electric field as well as magnetic field. तो बस यही काम हमें करना है. हम यहाँ पे लिखेंगे as particle pass from the region undeflected. Okay, as it is passing from the region undeflected, we can say the net force on the particle must be zero. The net force on particle must be zero. As the net force is zero, what I can say? I can say force due to electric field must be balanced by force due to magnetic field. चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है? Q इंटू E, और मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है? Q V B साइन थीटा. क्योंकि पार्टिकल जो है वो एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सियल डायरेक्शन में ही होता है, राइट. ओके, तो अल्टीमेटली पार्टिकल का वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिकॉज पार्टिकल ऐसे अंदर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है प्लेन के ऊपर, राइट. सो बोथ आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, सो यू कैन से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हियर. So what we are getting is QE is equal to QVB. What we are getting QV is equal to QE is equal to QVB. चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से Q को कट कर देंगे. Q को हमने कट कर दिया, ठीक है. अब बचा क्या हमारे पास? E इक्वल टू V इंटू B. क्या बचा हमारे पास? E इक्वल टू V इंटू B. चलिए कोई बात नहीं. तो यहाँ से आपका वेलोसिटी कितना आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा E बाई बी. Velocity is E by V. Now do we have the velocity? No, but we have the accelerating voltage. देखिए हमें ये दिया है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया है बाय 15 किलोवाट. और आपको याद होना चाहिए जब भी आपको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दिया है आप काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हो. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया है तो हम यहाँ पे करेंगे कि ड्यू टू एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल बाय 15 किलोवाट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो आपका चार्ज है उसको जो एनर्जी मिलता है पोटेंशियल की वजह से, वो एनर्जी कितना होता है? Q इंटू वी. चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल की वजह से जो एनर्जी मिलता है वो एनर्जी कितना होता है? Q इंटू वी होता है. एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू mv स्क्वायर. वो पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है. ये तो आपको वैसे भी दिमाग में आ ही जाना चाहिए. जैसे ही आपको ये दिया है पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल, तो आपको सीधा याद आना चाहिए कि एक्सेलरेट किया है तो उसको एनर्जी मिला होगा Q इंटू वी, एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. तो यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगा बेटा 2qv बाई m का अंडर रूट. क्या मिलेगा आपको? वेलोसिटी मिलेगा 2qv बाई m का अंडर रूट. आपको यहाँ पर रख देना है v के अंदर जाके. सो यू कैन राइट दिस v इज इक्वल टू अंडर 2qv बाई m इज इक्वल टू e बाई b. ओके, चलिए अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे. 2qv बाई m इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. नाउ आई एम नॉट अवेयर अबाउट कि पार्टिकल कौन सा है. वही पूछा है ना कि आप जो पार्टिकल यूज कर रहे हो वो पार्टिकल है कौन सा? गेस द बीम. मतलब पार्टिकल कौन सा है? मतलब पार्टिकल का आपके पास चार्ज भी नहीं है और मास भी नहीं है, बट हम उसका रेशियो फाइंड करेंगे. चार्ज और मास का कितना आ रहा है देखते चले. तो यहाँ पे आपका चार्ज बाई मास का रेशियो आ जाएगा Q बाई m इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ये 2v नीचे जाएगा, 2v इंटू बी स्क्वायर. नाउ यू हैव ऑल दिस 3 डेटा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू अस, right? Magnetic field is given to us, accelerating voltage is given to us. Let's put all this data here and we'll see what we'll get. 9 into 10 power minus 5 का square, 2 into voltage is 15 kilo and the magnetic field is 0.75 square. Okay, now as soon as you will solve it, you will get this answer as 4.8 into 10 power 7. This must be the ratio of the charged particle. कि जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज और मास का रेशियो इतना आना चाहिए कंपलसरी, 4.8 इंटू 10 पावर 7. अब ये रेशियो किस पार्टिकल का हो सकता है आपको गैस करना है. सो दिस वैल्यू इज कोरेस्पॉन्ड टू द ड्यूटेरॉन्स. सो द पार्टिकल्स आर ड्यूटेरॉन आयन. अब ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, राइट? चार्ज बाय मास का जो रेशियो है वो. तो ये जो आपका रेशियो आया है ना, आप लास्ट में यहाँ पे लिखोगे दिस रेशियो इज फॉर ड्यूटेरॉन. This ratio is for deuteron, not only for the deuteron. Your answer is not unique. The same answer you can also get this for the deuteron ion. In fact, it is deuteron ion. Deuteron जानते हो ना क्या होता है वो? Deuteron पता है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप.
This is the deuteron ion, right? Now the same kind of sorry, the same kind of the answer is also obtained for the helium plus 2 ion and lithium plus 3 ion, right? So for all these particles, your E by M ratio will be 4.8 into 10 power 7 coulomb per kg. It is Q by M है ना, coulomb per kg, right? So for all these particles, your ratio of charge by mass will be 4.8 into 10 पावर 7. तो वापस एक बार पूरा क्वेश्चन समझ लो. आपको हेल्महोल्ट्ज कॉइल दिया हुआ है, ओके. हेल्महोल्ट्ज कॉइल के एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होता है एंड दैट फील्ड इज गिवन टू यू. साथ में इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया गया है विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कॉइल, राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसा ले लिया. नाउ देयर इज सम स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल जो इस रीजन में से परपेंडिकुलरली पास हो रहा है और उसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे को बैलेंस करेगा, जो मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया. क्यों क्यों कट कर देंगे, वेलोसिटी कहाँ से मिलेगा. तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया है, यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगा. पुट दिस वेलोसिटी हियर, गेट द रेशियो ऑफ Q by M एंड लास्ट में आप लिखोगे कि ये जो रेशियो है दैट रेशियो इज फॉर ड्यूटेरॉन आयन, हीलियम प्लस 2 आयन एज वेल एज लिथियम प्लस 3 आयन. इन सब के लिए आपका रेशियो जो है वो सेम रहने वाला है, ओके. चलो तो यहाँ से आप फटाफट कॉपी करो इसको. Okay, let's see the next question, number 21. So your question is a straight horizontal conducting rod, straight horizontal conducting rod of length 0.45 meter and the mass of 60 gram is suspended by the two vertical wire at its end. So there is a horizontal rod. We have the length of this rod 0.45 meter. And the mass of this rod given as 60 gram, convert this to kg, 0.060 kg. It is suspended by two vertical wires at both the end, right? Fine, ऐसे वायर को सस्पेंड किया गया है. अब क्या कहा है, a current of 5 ampere is set up in the rod through the wire. चलिए, ये वायर से इस रॉड के अंदर करंट सेटअप किया गया है. कितना करंट सेटअप किया गया बेटा, करंट सेटअप किया गया है 5.0 एम्पियर. सो करंट सेटअप I इज इक्वल टू 5.0 एम्पियर, राइट. चलिए अब पूछा गया है आपको, व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेटअप इन नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर दैट द टेंशन इन द वायर इज जीरो. वायर के अंदर टेंशन कैसा रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए, ओके. चलिए तो आपको कितना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली ये वायर का जो वेट है वो कहाँ लगना है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना है, M/G. तो इस वेट की वजह से ये दोनों वायर के अंदर टेंशन आने वाला है. अगर आप चाहते हो कि वायर के अंदर टेंशन ना रहे तो आपको किसी तरह से ये वेट को बैलेंस करना पड़ेगा. अगर आपने इस वेट को बैलेंस कर लिया तो समझ लो कि वायर के अंदर का टेंशन कैसा हो जाएगा, जीरो. तो ये वेट को बैलेंस करने के लिए आपको दूसरा फोर्स चाहिए और वो फोर्स कौन देगा बच्चा, मैग्नेटिक फोर्स देगा. तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहिए, राइट. आपको ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहिए. तो ऑब्वियसली आपका mg डाउनवर्ड लग रहा है ना, तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगना चाहिए. दिस इज द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको ऊपर की तरफ का फोर्स चाहिए तो आपको मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा. तो याद करो, जब करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है ना, तो कितना फोर्स लगता है. तो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, योर F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B, राइट. फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स कितना होता है बेटा, I इंटू L क्रॉस B. अब सिंपल सा सोच देखो, चलो सपोज ये डायरेक्शन अपने स्पेसिफाई करते हैं X, Y एंड दिस इज Z. अब मुझे जो फोर्स है ना, मैग्नेटिक का फोर्स मुझे चाहिए वाई के अंदर. वाई मतलब मुझे ये जे चाहिए, फोर्स जो है मुझे जे में चाहिए, ओके. करंट कहाँ जा रहा है, देखो करंट जा रहा है एक्स डायरेक्शन में. करंट कहाँ जा रहा है आपका, करंट आपका जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, राइट. एक्स डायरेक्शन मतलब दिस इज I कैरेट क्रॉस B. अब आप सोचो I क्रॉस क्या करोगे तो J आएगा, राइट. तो I क्रॉस जब K करोगे ना, दिस B हैज टू बी K कैरेट, क्योंकि जब I क्रॉस K करोगे तो आपका आंसर J आएगा. Am I right? Let's see. I, J, K. Okay. If I do I cross K, my answer will be minus J. अगर मैं I cross K करूँगा तो मेरा आंसर माइनस J आएगा, राइट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I cross माइनस K करना पड़ेगा. तो जब मैं I cross माइनस K करूँगा ना, I cross माइनस K जब आप करोगे तो I cross K का आंसर आएगा माइनस J, और वो माइनस माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा फिर, राइट. मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो माइनस K कैरेट के डायरेक्शन में होना चाहिए. माइनस K कैरेट मतलब इट शुड बी इन द नेगेटिव Z डायरेक्शन. तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना दैट मस्ट बी
इन नेगेटिव z डायरेक्शन। अब कई बार क्या होता है पता है, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ये फिगर ड्रॉ करके दिया होता है और आपको ये भी पूछा है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड वायर को बैलेंस करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा वायर को परपेंडिकुलर नेगेटिव z डायरेक्शन में। पॉजिटिव z बाहर आ रहा है, नेगेटिव x अंदर जा रहा है, अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्रॉस, अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, क्रॉस होता है, राइट। चलिए तो अब मैं ये फाइंड करूंगा ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर magnetic force on wire must be balanced by weight of wire। ओके, मैग्नेटिक फोर्स लगता है I इंटू L क्रॉस B, दैट इज ILB साइन थीटा। विल टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली। और वेट होता है M इंटू G। Okay, as I can see, length and magnetic fields are perpendicular, your theta is equal to 90, right। तो आपको फाइंड करना है कि आप कितना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करोगे, वही पूछा है ना, कितना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करोगे। तो B इज इक्वल टू mg बाई IL, ये साइन 90 तो 1 हो जाएगा, बचा कौन यहाँ पे mg डिवाइड बाई IL। ओके, मास इज 0.060, ग्रेविटी ले लेंगे 9.8 डिवाइड बाई करंट इज 5 एम्पियर एंड द लेंथ इज 0.45। Okay, so now let me tell you, as soon as you will solve it, how much will you get? Okay, you will get this 0.26 Tesla. How much will you get? You will get this 0.26 Tesla. Means if you apply the magnetic field of 0.26 Tesla, कितना मैग्नेटिक फील्ड 0.26 टेस्ला अगर आप अप्लाई करोगे इन द डायरेक्शन गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, तो इसका जो भी वेट है ना वो बैलेंस हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स से। इसका मतलब ये है कि आप इस वायर को फ्रीली सस्पेंड कर सकते हो। This wire can be suspended freely, that means there will be no tension in this wire जो ऊपर बांधा हुआ है, right? So if you write here, so you can write on applying 0.26 Tesla field on wire, we will write, अरे यार, on wire the vertical wires become tensionless। ओके, चलिए इसके अंदर सेकंड पार्ट भी पूछा है क्वेश्चन में। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में ऐसा पूछा है कि ओके, what will be the total tension in the wires if the direction of the current is reversed keeping the magnetic field same as before। अब अगर आपने करंट को रिवर्स कर दिया, if current is reversed keeping magnetic field in same direction, now find the tension in the wire। okay, very simple। okay, we will draw the figure here। so let us consider this is the wire और rod और ये दो वो सपोर्ट है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, आपने बेटा करंट का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर दिया। करंट का डायरेक्शन पहले ऐसे जा रहा था, आपने रिवर्स कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल इन सेम डायरेक्शन, बट यू हैव रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। एज सुन एज यू विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो पहले आपका मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, अभी उतना ही मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। मतलब अब यहाँ पे दो फोर्स लगने हैं, mg तो लगना ही है नीचे, और साथ साथ में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी नीचे की तरफ आ जाएगा अब, राइट। और बिकॉज टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों वायर के अंदर टेंशन रहेगा। लेट्स सी द टेंशन इन द वायर इज T। ओके, नाउ वी विल जस्ट बैलेंस इट। आई विल राइट इट लाइक इफ करंट इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड, राइट। चलिए तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि टोटल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा mg प्लस FB। टोटल फोर्स कितना हो जाएगा नीचे की डायरेक्शन में mg प्लस FB, और उसको बैलेंस करेगा ये टेंशन। दोनों वायर का टेंशन T है, तो टेंशन इज इक्वल टू T प्लस T, राइट। नाउ यू कैन सी हियर FB इज इक्वल टू mg, दिस वाज द मैग्नेटिक फोर्स, राइट। FB दैट वाज इक्वल टू mg, so FB and mg both are same, so you can write this as 2mg, that is equal to 2T, right। again what I have applied FB is equal to mg, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कहा था ना mg और FB दोनों को सेम करना था हमें, ठीक है। चलिए 2 विल बी कैंसल, सो टेंशन इन द वायर इज mg
mass is given as 0.060, g is 9.8. On solving it out you will get this as multiply करने पे आपका आंसर आएगा 1.176 न्यूटन। कितना आएगा इसका आंसर? आएगा आपका 1.176 न्यूटन। ओके ठीक है, चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे सब लोग। ओके, दिस विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर। आपका जो आंसर है ना वो इससे आधा आएगा। ये तो दोनों वायर का मिला के टेंशन था। एक वायर के अंदर टेंशन आएगा 0.588 न्यूटन। दिस इज द टेंशन इन ईच वायर। ओके, दोनों वायर का मिला के टेंशन निकालना तो डबल करोगे, राइट। दिस इज द टेंशन इन ईच वायर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला। ठीक है, ओके, एक्सिस्ट इन अ सिलिंड्रिकल रीजन of a radius 10 centimeter. It exists in a cylindrical region in radius 10 centimeter and its direction is parallel to the axis along east to west. कोई बात नहीं, चलिए तो क्या करेंगे हम? We will take a cylindrical region. Let's say this is the cylindrical region and in this region there is a magnetic field in the direction of which direction? East to west. तो पहले direction specify कर लेते हैं, चलिए। So let's say this is north, this is south, this is east and this is west. Okay, and your magnetic field is in the cylindrical region, मतलब इतने ही region में magnetic field है, that too in the direction of east to west. मतलब आपका magnetic field कुछ इस तरह है। This is the direction of the magnetic field B. Okay, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, और क्या दिया है? A wire carrying current of 7 ampere in the north to south direction. ठीक है, ओके, passes through this region. तो एक वायर है जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जो इस रीजन में से पास हो रहा है। What is the magnitude and the direction of the force on the wire? वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो पूछा गया है। If the wire intersect the axis, चलिए तो वायर जो है ना वो एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका एक्सिस है, राइट। और वायर क्या कर रहा है? एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट्स से दिस इज योर वायर, इसमें से पास हो रहा है। ठीक है, this is a wire and this wire is carrying the current in which direction? It is carrying the current I in north to south direction, north to south, इस तरफ वो करंट कैरी कर रहा है वायर। दिस इज योर वायर, राइट। ओके, एंड दिस कैरीज अ करंट ऑफ 7 एम्पियर। ओके, यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग इफ दिस वायर इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस। तो एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है अगर वायर, तो फोर्स कितना लगेगा? बहुत सिंपल सी बात है, चलिए देखते हैं बच्चों क्या करेंगे हम। सबसे पहला केस, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर placed in north south direction carrying current 7 ampere from north to south and intersecting the axis, राइट। तो क्योंकि करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर इज ILB sin थीटा। ओके, व्हाट इज थीटा? तो आपका जो लेंथ है वो इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ में, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, तो थीटा इज गोइंग टू बी 90 बिकॉज लेंथ ऑफ द वायर, दैट मीन्स द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर, राइट। चलिए, करंट कितना है बेटा? करंट है 7। ओके, लेंथ कितना लोगे? वायर का लेंथ नहीं दिया है, तो उतने ही लेंथ के ऊपर फोर्स लगेगा जितना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो वायर का कितना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो जितना ये सिलेंडर का डायामीटर है उतना ही लेंथ जो है वायर का वो मैग्नेटिक फील्ड में है। बाकी यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो खाली इसी रीजन के अंदर है, राइट। तो खाली इतना जो लेंथ है उसके ऊपर ही फोर्स लगने वाला है। तो दिस इज अल्टीमेटली द लेंथ ऑफ वायर जिसके ऊपर फोर्स लगेगा, राइट। तो दैट लेंथ इज इक्वल टू डायामीटर, दैट इज 2r इंटू बी। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बच्चों L इज इक्वल टू 2r, बिकॉज खाली उतना ही रीजन कहाँ पर है? मैग्नेटिक फील्ड में है। सो यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई दिस, आगे जब पढ़ो तो काम आए, रीजन इन द फील्ड। ओके, चलो लेट्स पुट ऑल दिस वैल्यू हियर। करंट कितना दिया है? करंट दिया है आपको 7 एम्पियर, 2 इंटू रेडियस कितना था? इस सिलिंड्रिकल रीजन का रेडियस कितना था? 10 सेंटीमीटर था। द रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल रीजन, लेट मी राइट हियर, दैट इज 10 सेंटीमीटर, that is 0.1 meter. This is the radius of cylindrical region. Okay, that is 2 into 0.1. And what is the magnetic field? Magnetic field का वैल्यू आपको दिया था 1.5 टेस्ला। This magnetic field is equal to 1.5 टेस्ला। As soon as you will solve it out, okay, आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा कुछ 2.1 आजू बाजू आएगा, 2.1 न्यूटन। Okay, what will be the direction?
ओके तो डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे बेटा फ्लेमिंग्स राइट लेफ्ट हैंड रूल। हमें इतना पता है दिस डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ L क्रॉस B। तो मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का जब भी डायरेक्शन निकालना है हम राइट हैंड यूज़ करेंगे। ओके आपको फाइंड करना है L क्रॉस B। तो सबसे पहले हम अपनी राइट हैंड की उंगलियों को L के डायरेक्शन में रखेंगे। चलिए L मतलब करंट डायरेक्शन, करंट कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, करंट कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, राइट। ओके और फिर हम क्या करेंगे, अपनी उंगलियों को B की तरफ घुमाएंगे। B आपका इस तरफ जा रहा है, अगर ऐसे रखा है तो मुझे नहीं लगता उंगली घूम पाएगी, राइट। तो आई विल हैव टू कीप इट लाइक दिस। ओके चलिए ये आपकी उंगलियां कहाँ पे, उंगलियां कहाँ चलेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ जो डाउनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ है, घुमा उंगली आपका, राइट। और आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है, देखो तो आपका अंगूठा जा रहा है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अंगूठा कहाँ जा रहा है बेटा, अंगूठा जा रहा है आपका इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। दैट मीन्स द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप IJ लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, दैट्स अप टू यू। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, it is in direction going inside the plane of paper, going inside the plane of paper, ठीक है। चलिए अब आपको सेकंड केस क्या कहा गया है वो देखते हैं। आंसर आएगा आपका इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर 2.1 न्यूटन। और सेकंड में आपको ये कहा है कि द वायर इज टर्न्ड फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू द नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आपको क्या करना है बेटा, आपको वायर है ना उसको टर्न करना है, राइट। चलिए क्या करेंगे, देखिए वायर को हम टर्न कैसे करेंगे। तो ये आपका वो सिलिंड्रिकल रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। लेट्स से दिस आर द डायरेक्शंस, दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट। एंड योर मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, उसको छेड़ना नहीं है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो आपका फिक्स है। ओके नाउ यू आर टर्निंग द वायर। पहले आपका वायर ऐसे है और यहाँ से अब आपको वायर को टर्न करना है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन है। तो यू विल टर्न द वायर लाइक दिस एंड नाउ व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग, दैट इज व्हाट यू वांट टू फाइंड। ओके तो हम क्या करेंगे, हम वायर को टर्न कर देंगे इस तरह। हमें नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट बोला गया है, मतलब इट इज टर्न एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। दिस इज योर वायर, राइट, दिस इज योर वायर। ओके तो नाउ योर वायर इज टर्न इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। चलिए ओके सो नाउ आई विल राइट द वायर इज टर्न्ड in नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। चलिए वायर को टर्न कर दिया गया। जैसे आप वायर को टर्न करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वायर जो है ओके दैट वायर इज गोइंग टू मेक सम एंगल विथ द मैग्नेटिक फील्ड। ये वायर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाएगा, राइट। सो नाउ व्हाट विल हैपन, द वायर इज गोइंग टू मेक द एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। कितना एंगल बनाएगा, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, आपका करंट इस तरफ जा रहा है, राइट। सो व्हाट इज द डायरेक्शन बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, एंगल इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। ओके तो हम सीधा एंगल 45 डिग्री करके सॉल्व कर लेंगे। सो आई विल राइट हियर नाउ द फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू, नाउ द फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू ILB sin थीटा एंड विल कीप थीटा इक्वल टू 45। व्हाट विल डू, विल कीप द थीटा इक्वल टू 45। करंट कितना दिया था, करंट इज 7 एम्पियर। ओके लेंथ ऑफ द वायर, ओके अभी भी लेंथ ऑफ द वायर कितना रहेगा, नाउ दिस इज द बिग क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, राइट। वायर का लेंथ आप कितना लेने वाले हो, ओके तो आप अभी भी वायर का लेंथ कितना लेने वाले हो, 2R जितना ही लोगे। कितना लोगे वायर का लेंथ, आप 2R जितना ही आप वायर का लेंथ अभी भी लेने वाले हो। सो लेंथ ऑफ द वायर इज 2R। ओके व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड B, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 1.5 इंटू sin 45, राइट। ओके नाउ देयर इज समथिंग मिस्टेक हियर। यहाँ पे ना एक मैंने जानबूझ के मिस्टेक किया है। कहाँ पे पता है, ये मिस्टेक मैंने किया है यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर में। ओके ये इंटेंशनली किया गया मिस्टेक है ताकि आपको बता पाऊँ कि सही क्या है। तो दिस इज योर लेंथ ऑफ वायर जो अभी फील्ड के अंदर है, दिस मच, दिस इज द लेंथ ऑफ वायर जो फील्ड के अंदर है, एंड दिस इज योर 2R। ये क्या है आपका 2R है। तो एक छोटा सा ट्राइंगल बनाओ आप यहाँ पे, दिस इज 2R, दिस इज लेंथ ऑफ वायर, दिस इज 45 डिग्री, राइट। ओके तो योर लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा, इफ यू विल सॉल्व इट आउट व्हाट यू विल गेट, sin 45 इज इक्वल टू अपोजिट साइड by hypotenuse, so your length is equal to 2R divided by sin 45. Or will you get, you will get this length equal to 2R divided by sin 45,
Now this sin 45 is going to cancel. Again these are the same value, 7 2r 1.5. Here it is 7 2r 1.5. The force is again 2.1 Newton. और फोर्स का डायरेक्शन भी वही रहने वाला है. तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल ऑल्सो बी सेम, दैट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर और इन इनवर्ट डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पेपर. इनवर्ट डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, राइट. तो जब वायर को आपने ऐसे रखा है तो जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स आप वायर को इंक्लाइन करोगे तो भी लगने वाला है. देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि आप जैसे ही वायर को इंक्लाइन करोगे दो चीज़ें होगा. वायर को इंक्लाइन करने पे वायर का लेंथ चेंज हो जाएगा जो फील्ड के अंदर है. जितना लेंथ फील्ड के अंदर है वो लेंथ चेंज हो जाएगा. पहले खाली इतना ही लेंथ था फील्ड के अंदर. अब जैसे इंक्लाइन करोगे आपको पता होगा हाइपोटेन्यूस बड़ा हो जाता है. ओके, तो लेंथ बड़ा हो जाएगा बट साथ साथ में ये एंगल चेंज होगा. लेंथ बड़ा होगा बट साथ में क्या होना है, ये एंगल चेंज होने वाला है. दोनों अल्टीमेटली एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देंगे एंड फोर्स इज नॉट गोइंग टू चेंज. अभी इसका एक तीसरा पार्ट भी है बट पहले आप ये दो पार्ट को कॉपी करेंगे, उसके बाद तीसरा पार्ट करेंगे हम. सो इन द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर sorry, in the third part of this question it is asked that what is the force on the wire if the wire in the north south direction is lowered from the axis by a distance of 6 centimeter. मतलब आपका जो वायर है ना वो एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है बट एक्सिस से 6 सेंटीमीटर दूर ले लिया गया. अब क्या होगा, चलिए देखते हैं. बहुत सिंपल है. सी पार्ट ऑफ द वायर, इफ द वायर इज टेकन 6 सेंटीमीटर डाउन, 6 सेंटीमीटर डाउन ऑफ एक्सिस, राइट. किस डायरेक्शन में ऐसा कुछ कहा है? ओके, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ओके, अब जो मैं फिगर आपको इस तरह दिखा रहा था ना, ओके ओके, तो वेरी फर्स्ट मैं आपको अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो कुछ अलग तरीके से दिखाऊंगा. पहले मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा रहा था, राइट. दिस आर द डायरेक्शंस ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ओके, एंड योर मैग्नेटिक फील्ड वाज इन दिस डायरेक्शन. द मैग्नेटिक फील्ड वाज इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अब क्योंकि मुझे वायर को एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करना है तो मैं क्या करूंगा पता है, ये सिलेंडर जो अभी आपको ऐसे दिख रहा है ना, वो सिलेंडर को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ. ओके, देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन. तो दिस आर योर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और आपका जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है ना वो आगे पीछे चला गया है. मतलब मैंने अगर इसको ऐसा घुमा दिया तो ईस्ट कहाँ चला गया है, पीछे चला गया है, और वेस्ट कहाँ पर है, आगे की तरफ है. ओके, तो लेट मी जस्ट स्पेसिफाई दैट के आपका जो ईस्ट डायरेक्शन है वो इस तरह है और ये है आपका वेस्ट डायरेक्शन और आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, राइट, फ्रॉम द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट. अब आपका वायर जो है ना वो एक्सिस को कोइंसाइड नहीं कर रहा है बट एक्सिस से 6 सेंटीमीटर दूर है. तो अभी पहले वायर आपका ऐसे था, अब वायर एक्सिस से 6 सेंटीमीटर दूर जा रहा है. मतलब दिस इज योर वायर नाउ. ये आपका वायर है जो एक्सिस से कितना दूर ले लिया हमने इसको एक्सिस से 6 सेंटीमीटर दूर ले लिया है, राइट. कितना दूर लिया, एक्सिस से 6 सेंटीमीटर. तो आप ध्यान से देखोगे ना, ओके, तो ये आपका वायर वाला जो पार्ट है ना, दिस इज योर वायर नाउ. तो वायर का खाली इतना ही लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. तो यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ फर्स्ट. ओनली दिस लेंथ ऑफ द वायर इज इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो आपको पहले ये लेंथ निकालना पड़ेगा एंड वी विल अप्लाई देन द नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स ILB sin थीटा. उसके बाद तो नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करना है ILB sin थीटा, राइट. ओके, बट चलिए पहले आप ये लेंथ कैसे निकालोगे उसकी डिस्कशन करते हैं, ठीक है. तो लेंथ निकालने के लिए ना मुझे एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेना है. आई विल फॉर्म दिस ट्राइंगल. दिस ट्राइंगल आई विल फॉर्म. ओके, आई कैन सी दिस ट्राइंगल. दिस इज अ ट्राइंगल. ओके, दिस एंटायर लेंथ इज L. तो ऑब्वियसली ये उसका आधा होगा. आधा मतलब दिस इज L/2. ओके, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर सिलेंड्रिकल पार्ट. ये क्या होगा, सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस होगा. सो इफ आई अप्लाई द पाइथागोरस व्हाट आई विल गेट, r² इज इक्वल टू L/2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. r² इज इक्वल टू L/2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. अब ये सारे बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए. हाँ, ओके, दिस आर वेरी बेसिक थिंग जो आप लोअर स्टैंडर्ड में करते थे. चलिए, सिलेंडर का रेडियस आपको दिया था 10 सेंटीमीटर. दिस r was given as 10 सेंटीमीटर. अभी मैं पूरा सेंटीमीटर में ही रख रहा हूँ इसको. तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू L/2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. चलिए, इसको जैसे ही आप सामने लोगे 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर करोगे ना तो ये 100 माइनस 36 से हो जाएगा 64 इज L/2 स्क्वायर. अंडर रूट निकालो, 8 इज इक्वल टू L/2 मीन्स योर लेंथ ऑफ द वायर, जो आपका वायर का लेंथ होगा ना दैट L इज गोइंग टू बी 16 सेंटीमीटर. ओके, लेंथ कितना रहेगा आपका, जो वायर का लेंथ है अंदर वो लेंथ कितना है आपका 16 सेंटीमीटर. नाउ यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स. नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर,
force acting on wire, I will apply the usual formula. F is equal to ILB sin theta. Okay, current passing is equal to how much current was there? 7 ampere. Okay, now what is the length of the wire inside the magnetic field? 16 centimeter है, 10 power minus 2 कर लेना साथ में. Okay, magnetic field was given as 0.15 Tesla. कितना था magnetic field? Okay, it is 1.5 Tesla. And sin theta, theta will remain 90 degree. Why 90 डिग्री? बिकॉज आपका वायर जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है. वायर इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई द एंगल इज गोइंग टू रिमेन 90 डिग्री, राइट. चलिए इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे यू विल गेट योर फोर्स इज इक्वल टू 1.68 न्यूटन. फोर्स कितना आ गया? 1.68 न्यूटन. चलिए अब ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड. ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस देखो, पहले मैं अपने राइट हैंड को यूज़ करूँगा. उंगलियाँ जाएगी मेरा डायरेक्शन ऑफ एल में, राइट. उंगलियां कहाँ जाएगी आपकी? उंगलियां जाने वाली है डायरेक्शन ऑफ द लेंथ में. आपका लेंथ कहाँ पर है? तो लेंथ जो है वो नीचे की तरफ है. करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है आपका? आपका जो करंट है वो इस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ. दिस इज अ वायर एंड योर करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो हम पहले उंगली को करंट की डायरेक्शन में कर देंगे और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है. अभी आपका ईस्ट पीछे, वेस्ट आगे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ आ रहा है. तो हम क्या करेंगे? पहले उंगलियों को नीचे की तरफ रखेंगे लाइक दिस. ओके, रखा उंगलियों को नीचे की तरफ और उसके बाद हम क्या करेंगे? उंगलियों को अंदर की तरफ आपकी तरफ मोड़ेंगे, राइट, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. मुड़ा इस तरह से, राइट. पहले उंगलियाँ एल की डायरेक्शन में और फिर बी की तरफ उसको मोड़ो. मुड़ रहा है मतलब अंगूठा कहाँ पे गया? अंगूठा इस तरफ गया ना, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो किस तरफ होगा? दिस मैग्नेटिक फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. Okay, so you can write in given figure magnetic force is in the left direction, you can say. Okay, so this force is in left direction as per the given फिगर, एज पर द गिवन फिगर, राइट. और अगर आप फिगर को इसी तरह रखोगे ना, अगर आप वायर को इसी तरह रखने वाले हो तो फिर इसके अंदर आपका फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में आएगा, दैट इज इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर. अगर आप ऐसे दिखाओगे तो फोर्स आपका इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर आएगा, बट अपने फिगर को ऐसे घुमा के दिखाया है, राइट. एंड इन दैट केस योर फील्ड इज गोइंग टू बी इन द लेफ्ट साइड और इन द फर्स्ट फिगर इट इज इन inward direction of plane of paper. It is in inward direction of plane of paper. ये आपका सेकंड फिगर के लिए है. ओके, सो ये बेसिक है. आपको जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना आना ही चाहिए. दिस इज वेरी बेसिक थिंग. इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालते हैं. राइट हैंड यूज़ करना है. पहले उंगलियों को फर्स्ट वेक्टर की तरफ खोलना है और फिर उस उंगलियों को दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ना है. अगर मुड़ गई तो अंगूठे का डायरेक्शन जो है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, नाउ यू जस्ट कॉपी दिस. तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे. ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर 22 इज द वायर्स विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर carry a current of 300 ampere for a short time. What is the force per unit length between the wires if they are 70 centimeter long and 1.5 centimeter apart? Is the force attractive or repulsive? Okay, चलिए, तो क्या कहा गया है बच्चों? गाड़ी को चालू करने के लिए ऑब्वियसली आपको सेल मारना पड़ता है, राइट. ओके, गाड़ी को चालू करने के लिए आपको सेल मारना पड़ता है. सेल मारोगे तो बैटरी में से करंट जो है वो गाड़ी की मोटर को मिलेगा और मोटर चालू होगा एंड अल्टीमेटली यू कैन ड्राइव. ओके, तो बैटरी से मोटर के तक लाने वाले जो वायर्स है ना उसमें से करंट फ्लो हो रहा है ऑब्वियसली. तो सपोज मान लो ये बैटरी है एंड दिस इज द मोटर ऑफ कार. ओके, ऑब्वियसली देयर आर टू वायर्स कनेक्टेड. एक सप्लाई वायर होगा और दूसरा रिटर्न वायर होगा, है ना. एक सप्लाई वायर होगा, दूसरा रिटर्न वायर होगा. वी आर हैविंग द टू वायर्स. ओके, एंड ऑब्वियसली द करंट विल फ्लो फ्रॉम देम इन अपोजिट डायरेक्शन. क्योंकि एक वायर करंट ले जाने का काम करेगा और दूसरा करंट को वापस लाने का काम करेगा. और द करंट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट. ओके, व्हाट डेटाज आर गिवन, लेट्स चेक इट आउट. ओके, करंट आपको दे दिया है 300 एम्पियर. ओके, वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स पर यूनिट लेंथ यू वांट टू फाइंड, दैट इज F/L. कितना होगा वो आपको फाइंड करना है. एंड द वायर्स आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग. द लेंथ ऑफ वायर इज 70 सेंटीमीटर. ओके, एंड दे आर 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट. मतलब दोनों वायर के बीच का जो डिस्टेंस है ना दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, जिसको हम y लिखते हैं. ओके, दो वायर के बीच में जो डिस्टेंस है वो y है,
एंड दिस डिस्टेंस इज 1.5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है फोर्स कितना होगा और ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो वी हैव वेरी सिंपल फॉर्मूला, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल current carrying wires. Okay, so that force has a formula of mu 0 I1 I2 L by 2 pi y. You should remember this basic formulas, right? तो ये आप न्यूमेरिकल फटाफट कर पाओगे। You want to find force per unit length, तो हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे। So force per length is mu 0 I1 I2 by 2 pi y. Let's put the value. तो फोर्स पर लेंथ म्यू 0 इज 4 बाई इंटू 10 पावर -7। ओके, बोथ वायर विल ऑब्वियसली हैव सेम करंट, एक सप्लाई करेगा दूसरा रिटर्न करेगा, दैट इज द करंट इज इक्वल टू 300 एम्पियर डिवाइड बाई 2 पाई इंटू वाई कितना है दोनों के बीच का 1.5 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस इज 1.5 सेंटीमीटर, राइट। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस एज, कितना आएगा आपका आंसर बता दो, दैट इज 0.12। दिस फोर्स इज 0.12 न्यूटन पर मीटर, right, 0.12 Newton per meter, and you can see both the wires are carrying current in opposite direction, and as the currents are in opposite direction the wires are going to repel each other. So we will write here this is a repulsive force as current in wires are opposite. ओके, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल आ गया। बीच में बड़े बड़े न्यूमेरिकल कर रहे थे, बीच में एक मामू जैसा न्यूमेरिकल आ गया। चलो फटाफट इसको कॉपी करेंगे मामू न्यूमेरिकल को, फिर वापस एक जंबो न्यूमेरिकल। ओके, सो ये द क्वेश्चन नंबर 24 इज यू आर गिवन सम रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 गॉस। पहले आप गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट कर लो। यू शुड नो दैट 1 गॉस इज इक्वल टू 10 पावर -4 टेस्ला, सो इट इज अल्टीमेटली 0.3 टेस्ला, right, it is 0.3 Tesla, right? So you have the coil of the length 10 centimeter and width 5 centimeter, so the area is equal to 10 into 5, that is 15 centimeter square, that is 15 into 10 power -4 meter square. Okay, and which is carrying a current of 12 ampere. हमें find करना है what is the torque acting on it, what is the force acting on the loop, and which is the stable condition. यहाँ पे पहले 4 केस आपको दिए हैं, बाकी 2 केस इसके बाद आएंगे, ठीक है। So सबसे पहले तो हमें टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कॉइल। The torque acting on the current carrying coil is a formula of the torque acting on current carrying formula, याद करो, the formula is mu cross B. Torque acting on current carrying coil placed in magnetic field is mu cross B. This mu is called as magnetic moment, and this magnetic moment is I into A, right? तो हम यही फॉर्मूला सारे केस में यूज करेंगे, टॉर्क इक्वल टू I into A क्रॉस B। ओके, चलिए सबसे पहले आपका A कौन सा वेक्टर होगा, तो A इज एरिया वेक्टर एंड दैट एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपका सरफेस जो है वो कहाँ पर है, एक्स वाई जेड प्लेन में है। आपका जो लूप है वो कहाँ पर है, लूप इज देयर इन वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन को परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस। वाई जेड प्लेन को परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा, वाई जेड प्लेन को परपेंडिकुलर होता है एक्स एक्सिस, राइट। मतलब आपका एरिया वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। अब एक्स एक्सिस पे प्लस एक्स में आएगा कि माइनस एक्स में आएगा, दैट यू कैन इजीली डिसाइड, ओके, बाय यूजिंग द राइट हैंड। राइट हैंड यूज करो, उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रखो, चेक करो अंगूठा कहाँ जा रहा है। जैसे ही उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रख रहे हैं, अंगूठा बाहर आ रहा है, मतलब योर एरिया वेक्टर इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हियर योर एरिया वेक्टर इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट, एंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस पे है, एरिया वेक्टर जो है वो एक्स को पैरेलल है, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे ही यहाँ पे आप रखोगे वैल्यू तो आपका कितना आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई कितना दिया है, करंट दिया हुआ है आपको 12, एरिया वेक्टर ये रहा आपका 15 इंटू 10 पावर -4, और ये एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे करेंगे आई कैरेट क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज 0.3 टेस्ला किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम करेंगे 0.3 जेड डायरेक्शन मतलब के कैरेट, तो दिस इज इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज इन जेड डायरेक्शन, दैट इज वाई वी हैव पुट आई कैरेट एंड के कैरेट। चलिए, इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 15 इंटू 0.3 करोगे ना, ओके, तो ये आएगा आपका, लेट मी डू इट, 12 15.3, 12 इंटू 15 इंटू 0.3, राइट। मुझे कुछ यहाँ पे, ओके, यहाँ पे गड़बड़ है भाई, 10 इंटू 5 इज 50,
10 इंटू 5 इज 50 राइट, मैंने 15 लिख दिया गलती से, दिस इज 50, दिस इज 50 राइट। चलिए लेट्स सॉल्व इट आउट, व्हाट विल वी गेट, 12 इंटू 50 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 10 पावर 4, दिस इज 0.018, दिस इज 0.018 इंटू 0.018। चलो डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज आई क्रॉस के, तो यू शुड नो आई क्रॉस के जो है ना, आई क्रॉस के होता है माइनस जे, ये बहुत ही बेसिक है वेक्टर का जो आपको आना ही चाहिए। मतलब टॉर्क लगने वाला है आपका न्यूटन इंटू मीटर यूनिट होता है टॉर्क का, 0.018 न्यूटन इंटू मीटर, माइनस जे मतलब किस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। नेगेटिव वाई मतलब इसको इस तरफ टॉर्क लगेगा, मतलब ये कॉइल जो है वो घूमने वाला है आपका राइट। सो इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क इन विच डायरेक्शन, इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क। It will experience the torque in which direction? It will experience the torque in negative y direction में इसको टॉर्क लगने वाला है राइट। व्हाट इज अ फोर्स, तो आपको पता होगा जब करंट कैरिंग कॉइल को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ना, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने से फोर्स कुछ भी नहीं लगता है, फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस ही कर देते हैं, खाली टॉर्क ही लगता है राइट। तो यहाँ पे आपका नेट फोर्स कैसा होगा, जीरो रहने वाला है, फोर्स ऑलवेज जीरो रहेगा बट टॉर्क आने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू ए क्रॉस बी। लेट्स चेक इट आउट कहाँ पे चेंज आने वाला है वो। आई कितना दिया है आपको, आई इज 12, एरिया कितना है 50 इंटू 10 पावर -4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना, ओके आई के लिखना बाकी है अभी। ओके व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.3 राइट। चलो डायरेक्शन की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पे वो तो z डायरेक्शन में ही है, z डायरेक्शन मतलब k कैरेट। अब एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा, तो आपका जो लूप है वो yz प्लेन में है वापस, ओके तो आपका नॉर्मल वेक्टर जो है वो x पे आएगा और करंट आपका इसी तरफ है, उंगलियों के डायरेक्शन में लूप को रखो, बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब इसका भी एरिया वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ ही आ रहा है, मतलब इट इज़ इन x डायरेक्शन राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दिस इज इन x डायरेक्शन मतलब i कैरेट। तो आप देख लो दोनों चीज़ें सेम ही है, तो आपका यहाँ भी आंसर वही आने वाला है, 0.018 माइनस जे कैरेट न्यूटन पर मीटर। दैट इज द सेम आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड केस के अंदर कॉइल को सेम टॉर्क लगने वाला है। यहाँ भी आपका नेट फोर्स कैसा रहने वाला है, फोर्स इज गोइंग टू रिमेन जीरो हियर ऑल्सो, क्योंकि जब भी आप करंट कैरिंग यूनिफॉर्म कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो नेट फोर्स ऑलवेज जीरो हो जाता है, ये याद रखना है आपको। चलिए बच्चों थर्ड केस की बात करते हैं, ठीक है अब क्या आएगा, तो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड केस। मैं इसका यहाँ पे आंसर लिखूंगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू ए क्रॉस बी। चलिए वैल्यूज तो वही रहने वाले, वैल्यूज आर नॉट गोइंग टू चेंज। चलिए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी जेड डायरेक्शन में, दैट इज के कैरेट। ओके एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा, तो आप देखो बच्चों आपका जो एरिया है या लूप है ना वो एक्स जेड प्लेन में है। लूप कहाँ पर है, लूप इज देयर इन एक्स जेड प्लेन, लूप कहाँ पर है एक्स जेड प्लेन में है, तो उसको परपेंडिकुलर वाई एक्सिस आएगा। ओके तो हम क्या करेंगे, उंगलियों को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो करंट जो है ना वो कैसे जा रहा है वो देखो, तो करंट जो है ना वो इस तरफ जा रहा है, समवन लाइक दिस, करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। यहाँ से करंट अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, वापस अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है। ओके सो करंट इज गोइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर लाइक दिस। ओके इन एक्जेक्ट प्लेन, यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है फिर नीचे से वापस बाहर आ रहा है। सो करंट इज इन दिस डायरेक्शन, उंगली किस तरफ जा रही है, देखो उंगली इस तरफ जा रही है। सो योर एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन। अभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज विल बी इन बिग ट्रबल। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं आ रही है ना तो आप समझ लो कि आपके वेक्टर के क्वेश्चन कभी सही नहीं होने वाले। Whenever you want to find the area vector, keep the coil in your right hand, keep the finger in the direction of the current and the thumb will give you the direction of the area vector। तो यहाँ पे आपका करंट ऐसे अंदर जा रहा है तो अंगूठा इस तरफ गया, ठीक है। चलो तो दिस इज योर माइनस जे कैरेट, वाई में है नेगेटिव डायरेक्शन में। चलिए सॉल्व करते हैं, तो वैल्यूज बच्चों वही है, आई ए बी, वैल्यू आर नॉट गोइंग टू चेंज, यू कैन सी वैल्यूज आर नॉट गोइंग टू चेंज, तो वैल्यू विल बी 0.018 न्यूटन पर मीटर। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज माइनस जे क्रॉस के। ओके व्हाट इज जे क्रॉस के, टेल मी व्हाट इज जे क्रॉस के, वी बेसिकली डू इट लाइक दिस, आई जे के। तो जे क्रॉस के इज आई, जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, तो इट इज बेसिकली माइनस 0.018 न्यूटन पर मीटर, माइनस एज इट इज जे क्रॉस के इज आई। So this loop will experience the torque in the direction of negative x. माइनस आई है ना, मतलब ये किस डायरेक्शन में टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओके सो आई विल राइट हियर दिस इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओके
एंड व्हाट इज द फोर्स, अगेन लूप इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो ऑलवेज, फोर्स हमेशा जीरो रहने वाला है। ठीक है, चलिए एक और केस आपके सामने है, बट पहले इतना लिख दो, उसके बाद मुझे जगह चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लूप जो है ना वो एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर दिया है, देखते क्या होगा वहाँ पे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द डी पार्ट। चलिए यहाँ पे देखेंगे बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला, एज वी नो दैट टॉर्क का फॉर्मूला है I इंटू ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपका जो लूप है ना, लूप को रखा गया है परपेंडिकुलर टू द वाई जेड प्लेन। लूप कैसे रखा है, यहाँ पे लूप को रखा गया है परपेंडिकुलर टू द वाई जेड प्लेन। लूप जो है ना वो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर रखा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो वाई जेड प्लेन को परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट, कौन सा प्लेन, सॉरी एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एज, देखना ध्यान से, एज लूप इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। देख लो लूप कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर है, एक्स वाई प्लेन ऐसे है और लूप ऐसा रखा गया है। सो लूप इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन, तो उसका जो एरिया वेक्टर आएगा, हैंस उसका जो एरिया वेक्टर आएगा इट विल बी इन द एक्स वाई प्लेन। एरिया वेक्टर कहाँ हो जाएगा, एरिया वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि लूप जो है वो एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर है। अब एरिया वेक्टर लूप को परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, लूप को परपेंडिकुलर होता है। लूप जो है वो एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर है, समझो ये एक्स वाई प्लेन है, लूप ऐसे रखा है, एरिया वेक्टर जो है वो लूप को परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो अल्टीमेटली व्हाट यू कैन सी दैट दिस एरिया वेक्टर इज गोइंग टू बी पैरेलल टू दिस एक्स वाई प्लेन। ओके, तो एरिया वेक्टर कहाँ पर है, एरिया वेक्टर इज इन द एक्स वाई प्लेन, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड प्लेन के अंदर है या जेड डायरेक्शन में है, एंड योर मैग्नेटिक फील्ड बी इज इन जेड डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, जेड डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन में है, तो ऑब्वियसली जेड डायरेक्शन जो है वो एक्स वाई प्लेन को तो परपेंडिकुलर ही होता है, विदाउट एनी डाउट, राइट। तो आपका टॉर्क का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, टॉर्क का दिस फॉर्मूला आई ए बी। ओके, तो आई विल यूज द फॉर्मूला, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, एंड एज बोथ आर परपेंडिकुलर दिस इज 1, आई इंटू ए इंटू बी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आगे दिस इज 0.018 न्यूटन पर मीटर। डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे। ओके, तो एज विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन, अगर इसको बहुत डिटेल में करना है ना तो आपको बी और ए दोनों को वेक्टर फॉर्म में लेना है। टॉर्क आप क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड करोगे, राइट, बाय दैट डिटर्मिनेंट। ओके, एंड देन यू कैन परफेक्टली फाइंड द डायरेक्शन, बट इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको डायरेक्शन दिखा देता हूँ। दिस डायरेक्शन इज एट एन एंगल ऑफ, सी दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। ओके, और आपका जो टॉर्क है ना, वो टॉर्क जो है वो ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर होगा। टॉर्क कहाँ होगा बच्चा, टॉर्क जो है वो ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर होगा। अब आपका ए जो है वो कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन में है, बी जो है वो जेड डायरेक्शन को है, राइट। तो अब जब आप इसका दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर लोगे ना, तो दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर जो है ना वो इस प्लेन की डायरेक्शन में ही आ जाएगा, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन, राइट। तो ये प्लेन कितना डायरेक्शन बनाएगा, दिस इज 90 प्लस 30, तो आई कैन राइट हियर दिस डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज एट एन एंगल ऑफ 90 प्लस 30, दैट इज 120 डिग्री विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। याद रखना बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपका टॉर्क जो है ना वो प्लेन के पैरेलल ही हो जाएगा। टॉर्क कहाँ हो जाएगा, टॉर्क इज गोइंग टू बी द इन पैरेलल टू दिस प्लेन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, दो केस को समझते हैं। ओके, चलिए वापस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टॉर्क का। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू ए क्रॉस बी। ओके, चलिए मैं जो देख पा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में, दैट इज के कैरेट। एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, तो आपका एरिया जो है वो कहाँ पर है, लूप रखा गया है एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर जेड होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो आप क्या करेंगे, उंगलियों को एक्स वाई प्लेन में रखोगे। अंगूठा कहाँ गया, ऊपर गया, देख लो करंट की डायरेक्शन में उंगलियाँ घूम रही है, अंगूठा ऊपर गया, मतलब इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। ओके, एरिया वेक्टर इज ऑल्सो इन सेम डायरेक्शन, एस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, के क्रॉस के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉर्क कितना लगने वाला है, 0 लगने वाला है। ओके, फोर्स तो 0 ही रहने वाला है कॉइल के ऊपर। नाउ एज द टॉर्क इज 0, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
टॉर्क नहीं लग रहा है मतलब ये इक्विलिब्रियम में, चलो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम बिकॉज यहाँ पे ए एंड बी दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर यहाँ पे आप लूप को थोड़ा सा घुमाओगे भी ना, अगर आप लूप को थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे और छोड़ दोगे तो वापस लूप जो है वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। सो आई विल राइट हियर एज योर बी एंड ए आर इन सेम डायरेक्शन, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर आप लूप को थोड़ा सा बहुत एंगल बदल के एंगल बदलोगे भी ना तो भी वो अपने आप ही अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा वापस, राइट। ओके चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर, राइट। तो यहाँ भी आप वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू ए क्रॉस बी। एज आई कैन सी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ भी इसी डायरेक्शन में दिया था, दैट इज इन के कैरेट। ओके आपका लूप कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन में है तो उसको परपेंडिकुलर जेड होगा। चलिए एक्स वाई प्लेन में उंगलियाँ रखेंगे और अभी करंट ऐसे घूम रहा है अपोजिट, करंट ऐसे घुमा हुआ, अंगूठा कहाँ गया, नीचे की तरफ गया, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो नीचे की तरफ है, दैट इज माइनस के कैरेट। ओके ऑब्वियसली व्हेन यू विल डू के क्रॉस के योर आंसर विल बी 0, फोर्स भी कितना रहेगा 0। बट भले ये टॉर्क 0 है, ये इक्विलिब्रियम तो है, बट दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। कैसा है ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, मतलब यहाँ पे अगर आप इस कॉइल को थोड़ा सा रोटेट कराओगे ना थोड़ा सा भी, तो वो अपने आप पूरा ही घूम जाएगा और स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ए एंड बी अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। मतलब यहाँ पे जो टॉर्क है ना, रिस्टोरिंग टॉर्क जो आएगा ना वो एक्सटर्नल टॉर्क की डायरेक्शन में ही आएगा। मतलब आप थोड़ा सा भी इसको घुमाओगे तो ये अपने आप पूरा घूम के स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसको घुमाओगे तो वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, बट यहाँ पे अगर आपने घुमाया थोड़ा भी तो वो पूरा ही घूम जाएगा। दैट इज मीन्स दिस इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ऐसा एक क्वेश्चन दिया था आपको जिसमें आपको बहुत सारे लूप दिए थे, मैग्नेटिक फील्ड दिया था और टोटल 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए गए थे। चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए तो क्लास 12 फिजिक्स यूनिट नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एनसीईआरटी एक्सरसाइज से कुछ 4-5 न्यूमेरिकल बचे हुए हैं जो अभी खत्म करेंगे पहले, राइट। एंड यू कैन सी दैट न्यूमेरिकल नंबर 25, न्यूमेरिकल नंबर 25 इज अ सर्कुलर कॉइल of 20 turns and radius 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla. तो there is a circular coil, मैं फिगर ड्रॉ करते जाऊंगा, मेरी आदत है फिगर बनाते जाने की। There is a circular coil which has a number of turn 20, which has a radius equal to 10 centimeter, that is 0.1 meter, placed in a uniform magnetic field B equal to 0.10 Tesla. It is placed in a uniform magnetic field. आगे देखते हैं, and this is normal to the plane of the coil, right? Magnetic field कैसा है? Coil के plane को normal है. It is normal to the plane of the coil. तो ये magnetic field जो है वो कॉइल के प्लेन को कैसा है बेटा, नॉर्मल है। चलिए आगे कहे क्या पूछा है, इफ द करंट इन द कॉइल इज 5 एम्पियर, कॉइल में से करंट पास हो रहा है, लेट्स से द करंट आई इन द कॉइल इज गिवन एज 5 एम्पियर। आपको पूछा है व्हाट इज द टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, टोटल टॉर्क कितना होगा, राइट। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्टिंग ऑन current carrying coil placed in uniform magnetic field, राइट। चलिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है म्यू क्रॉस बी, ओके। और ये म्यू क्या होता है, म्यू होता है मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है एन इंटू आई इंटू ए। अगर मैं खाली वैल्यू लिखूँ तो आई विल राइट दिस टॉर्क इज इक्वल टू एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा, एन ए आई बी साइन थीटा, राइट। टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल वैल्यू कितना होता है, टॉर्क का एन ए आई बी साइन थीटा, कितना वैल्यू होता है बेटा, टॉर्क का वैल्यू होता है आपका एन ए आई बी साइन थीटा जितना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सारे वैल्यूज डालने, नंबर ऑफ टर्न आप रखोगे 20, आई इज 5, एरिया कितना होगा, तो सर्कुलर कॉइल है, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज 5 एम्पियर एंड साइन थीटा, क्योंकि प्लेन को परपेंडिकुलर रखा गया है ना, तो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहने वाला है, राइट। तो योर एंगल थीटा इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। एज सुन एज यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट दिस मैग्नेटिक फील्ड एज, ओके। आपको कैसा रखा गया वो देखो बेटा ध्यान से, आपको कहा गया है कि कहा गया, यस मैग्नेटिक फील्ड वाला, यस दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, प्लेन को नॉर्मल है,
राइट। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल के प्लेन को नॉर्मल है, तो आपका जो म्यू वेक्टर होगा ना, म्यू वेक्टर कहाँ चला जाएगा, म्यू वेक्टर जो है ना वो डेफिनेटली कॉइल के प्लेन में चला जाएगा। देखो मैं फिगर एक और तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपका विजन एकदम क्लियर रहे। राइट, सपोज दिस इज द प्लेन विच इज कैरिंग द लूप। आपका जो लूप है वो इस प्लेन के अंदर है, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और आपका जो एरिया वेक्टर है, राइट, आपका जो एरिया वेक्टर है वो कैसा रहता है, एरिया वेक्टर या म्यू जो वेक्टर है आपका वो लूप को परपेंडिकुलर रहता है। तो लूप आपका ऐसे है, सपोज मान लो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, लूप को ऐसा हाथ में पकड़ेंगे, ओके। तो आपका अंगूठा क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ द म्यू, तो आपका म्यू भी उसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा, और दैट इज वाई वी विल कीप दिस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। राइट, क्या करेंगे हम, थीटा 0 डिग्री रख देंगे। आई विल राइट इन द स्टेटमेंट हियर, म्यू एंड बी दे आर इन सेम डायरेक्शन, म्यू एंड बी दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो योर टॉर्क आंसर इज गोइंग टू बी 0 न्यूटन इंटू मीटर। राइट, तो यहाँ पे कॉइल को कोई टॉर्क लगने वाला नहीं है। चलो दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा पूछा है व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन द कॉइल, फोर्स कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे कोई फोर्स भी लगने वाला नहीं है, बिकॉज जब भी किसी कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो नेट फोर्स हमेशा कैसा होता है, 0 ही होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट फोर्स ऑन द कॉइल इज 0 as it is placed in uniform magnetic field। करंट कैरिंग प्लेस को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो फोर्स कैसा रहता है, 0 ही रहता है, ठीक है। चलिए सी में पूछा गया है एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अंदर जो कॉइल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि कॉइल के अंदर चार्ज दिया हुआ है, राइट, करंट दिया हुआ है, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एवरेज फोर्स कितना लगेगा, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एवरेज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लगता है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स आप याद करो इसी चैप्टर में था स्टार्टिंग में, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल F इज इक्वल टू QVB। राइट, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल F इज इक्वल टू QVB। व्हाट इज दिस V, दिस V इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। राइट, V क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कहीं चलाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट, क्योंकि हमें करंट दिया हुआ है। तो वी हैव द फॉर्मूला J, current density is equal to I by A, that is equal to NEVD. We have this formula, right? J is equal to I by A, that is equal to NEVD। पर यहाँ पे आपको ना वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए। क्या चाहिए आपको, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपको यहाँ पे डेटा दिया होगा, ओके, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे दिया है 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है, राइट, ओके। सो मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर दैट इज पॉइंट कितना है, 10⁻⁻5 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, ओके। एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज स्मॉल n, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हम स्मॉल n कहते हैं वो दिया है आपको 10⁻29 पर मीटर क्यूब। दिस थिंग्स आर गिवन इन अ क्वेश्चन, राइट। तो दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। आप वायर को जब कट करोगे तो जो एरिया निकलेगा छोटा सा, दैट इज दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट दिस VD इज इक्वल टू I by NE एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD is equal to I by NE area of cross section। I'll just put it here, let's see what will we get। We will get this as force is equal to, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का फोर्स पूछा गया तो आप रखोगे Q की जगह पे E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये रहा आपका I by NE एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ओके। लेट्स पुट ऑल द डेटा, E विल बी कैंसल, राइट। I वैल्यू कितना है, करंट आपको दिया है 5 एम्पियर, नंबर डेंसिटी इज 10⁻29, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10⁻⁻5 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन कितना दिया है, मैग्नेटिक फील्ड 0.10, ओके। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फोर्स आ जाएगा 5 × 10⁻⁻25 न्यूटन। तो फोर्स एक्टिंग ऑन, व्हाट इज दिस, दिस इज एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इतना एवरेज फोर्स लगने वाला है। सी नेट फोर्स 0 हो जाएगा,
इफ़ यू टॉक अबाउट द नेट फोर्स मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है कॉइल में उन सबका फोर्स का एवरेज निकालोगे ना, दैट इज जीरो, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ फोर्स लगेगा और उतने ही इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में अंदर तरफ फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाने वाला है। ओके चलिए कॉपी करेंगे इसको क्विकली। चलो तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको ये कहा गया है कि अ सोलेनॉइड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग and of radius 4 centimeter has 3 layers of winding 300 turns each। तो पहले एक सोलेनॉइड बना लीजिए और उसका जितना डेटा है उसको लिख दीजिए। दिस इज द सोलेनॉइड, राइट। द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज L, इट हैज़ द रेडियस R। ओके चलिए तो मैं यहाँ पे सोलेनॉइड का डेटा लिख देता हूँ पहले। सोलेनॉइड वी हैव द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कितना है बेटा, 60 सेंटीमीटर, दैट इज 0.6 मीटर। चलिए उस सोलेनॉइड का रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, दैट इज 0.04 मीटर। ओके चलिए दिस हैज अ 3 लेयर ऑफ द वाइंडिंग ऑफ 300 टर्न से टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा बच्चों 300 लेयर, सॉरी 300 टर्न्स एंड देयर आर 3 सच लेयर। ओके 300 टर्न के 3 लेयर वाइंड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न इज गोइंग टू बी 900। सो नंबर ऑफ टर्न्स आर 900। चलिए और क्या कहा है, ओके अब आगे कहा है आपको अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास 2.5 ग्राम लाइज इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर नॉर्मल टू द एक्सिस। मतलब एक वायर है, राइट, जो सोलेनॉइड के एक्सिस के पास, एक्सिस को परपेंडिकुलर है। तो लेट्स टेक दिस इज अ वायर, सॉरी दिस इज अ एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, और इस सोलेनॉइड की एक्सिस के परपेंडिकुलर अंदर एक वायर है और उस वायर का लेंथ है 2 सेंटीमीटर। ओके सोलेनॉइड का रेडियस कितना है, सोलेनॉइड का रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये पूरा हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर और बीच में एक 2 सेंटीमीटर का वायर है कुछ इस तरह से। दिस इज अ वायर प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। चलिए इस वायर के लिए भी कुछ डेटा दिया हुआ है, तो वायर के लिए क्या क्या डेटा है। दिस वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, क्या डेटा है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो वायर का लेंथ दिया है आपको 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इज 0.02 मीटर, राइट। ओके एंड there's a mass of 2.5 ग्राम, mass is given as 2.5 ग्राम, that is 0.0025 kg। हमें करना क्या है, okay it lies inside the solenoid, okay fine, the wire is connected through 2 leads parallel to the axis of the solenoid to an external battery which supplies a current of 6 ampere। ओके तो ये जो वायर है ना बीच में, इस वायर को हमने 2 पैरेलल लीड से ही, मार्कर क्यों नहीं चल रहा, बराबर चल तो रहा है। ओके ये जो वायर है ना उसको हम 2 पैरेलल लीड्स खींचेंगे सप्लाई देने के लिए, राइट। देयर आर 2 पैरेलल लीड्स टेकन from both ends of the wire, okay, and now it is connected with some battery, there is some battery with which it is connected, right। मतलब अल्टीमेटली इस वायर में से भी करंट पास हो रहा है, द करंट इज पासिंग फ्रॉम दिस वायर, मीन्स द वायर इज करंट कैरिंग, राइट। ओके तो छोटा सा एक टुकड़ा है अंदर वायर का, उसमें से करंट पास करा रहे हैं बाय सम बैटरी। चलिए और क्या कहा गया, द वैल्यू ऑफ द करंट in the winding of the solenoid can support the weight of the wire। okay वापस एक बार रीड करेंगे, the wire is connected through the leads parallel to the axis of the solenoid to the external battery which supplies a current of 6 ampere। चलिए ये कितना करंट सप्लाई कर रहा है, this is supplying the current of 6 ampere। ये बैटरी जो है ना वो एक छोटू से वायर में से करंट पास कर रहा है 6 एम्पियर का। ओके हमें ये पूछा गया है what value of the current in the winding of the solenoid can support the weight of wire। ओके चलिए आपको ये पूछा गया है कि ये सोलेनॉइड के वाइंडिंग में कितना करंट रहना चाहिए, सोलेनॉइड के वाइंडिंग में कितना करंट रहना चाहिए ताकि ये जो वायर है ना वो हवा में ऐसे ही सस्पेंडेड रहे, राइट। ये वायर जो है वो छोटू सा वायर है ना वो हवा में सस्पेंडेड रहे। तो हमें ये पूछा है सोलेनॉइड के लिए, क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द करंट इन द सोलेनॉइड टू सपोर्ट द वायर। ओके तो मैं यहाँ पे थोड़ा डेटा का सेपरेट करने के लिए जो वायर का डेटा है ना उसको LW लिख देता हूँ, जितना भी वायर का डेटा है उसको LW लिख देते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है बेटा, इसको अगर हमें बैलेंस करना है तो वो बैलेंस तभी होगा जब इसके वेट को कोई काउंटर अटैक करे, क्योंकि कोई भी वायर होगा या कोई भी चीज़ होगा तो ग्रेविटी उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, दैट इज क्वाइट कॉमन, ग्रेविटी विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन,
राइट। एंड ग्रेविटी की वजह से वायर नीचे गिर जाएगा। अगर आप वायर को सस्पेंडेड रखना चाहते हो तो कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए जो ग्रेविटी को काउंटर अटैक करे। यहाँ पे आपने इस करंट कैरिंग वायर को सोलेनॉइड के अंदर रखा है, सोलेनॉइड के अंदर होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड। ओके फाइन एंड वेरी ऑब्वियस, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर होता है तो उसको लगता है फोर्स, राइट। तो इन दो फोर्स को हम बैलेंस कराने वाले हैं। क्या करेंगे हम इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कराने वाले हैं। चलिए देखिए किस तरह से हम बैलेंस करेंगे। सो लेट अस कंसीडर सोलेनॉइड में से करंट जा रहा है आई। ओके सो आई विल राइट हियर इफ आई करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द वाइंडिंग ऑफ सोलेनॉइड, right, then magnetic field inside the core of solenoid, magnetic field inside core of solenoid। चलिए सोलेनॉइड के अंदर कोर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो फॉर्मूला पता ही है हमें। सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड का म्यू 0 इंटू स्मॉल एन आई। व्हाट इज दिस स्मॉल एन? दिस स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ सोलेनॉइड। गिव इट नेम एज 1। क्योंकि हमें आई नहीं पता है ना तो हम यहाँ पे वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ओके अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वैसे एक्सियल डायरेक्शन में बनता है, पैरेलल टू द एक्सिस। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है? एक्सियल डायरेक्शन में बनता है, राइट, पैरेलल टू द एक्सिस। ओके अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर रखा गया है तो उसको लगना है फोर्स। सो आई विल राइट हियर फॉर, क्या लिखा है, सपोर्टिंग द वायर। फॉर सपोर्टिंग द वायर you can write weight of wire. Weight of wire must be balanced by force acting on wire due to magnetic field of solenoid, due to magnetic field of solenoid, right। weight acting on the wire is equal to force acting on the wire due to the magnetic field of solenoid, right, because ये weight उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है और ये मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा? उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है। when this both will become equal this wire is going to be suspended, right। चलिए क्या करने वाले हैं हम? बहुत सिंपल सा काम करेंगे अब हम। तो weight क्या होता है? m into g। weight is going to be m into g, right। force acting on the current carrying wire placed in magnetic field, that is ILB sin theta। दिस आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द वायर। तो यहाँ पे हम वायर का करंट लेंगे, लेंथ भी किसका लेंगे? वायर का, क्योंकि वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है ना। सो वी विल हैव टू टेक द डेटा ऑफ द वायर। चलिए यहाँ पे मास कितना है? वायर का मास दिया हुआ है आपको। मास ऑफ वायर इज गिवन है 0.0025, जी का वैल्यू 9.8। करंट फ्रॉम द वायर, वायर में से कितना करंट जा रहा था? वायर का करंट आपको दिया था 6 एम्पियर। वायर का लेंथ आपको दिया था 2 सेंटीमीटर। ओके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई। दिस फॉर्मूला इज व्हाट? म्यू 0 n I by L sin थीटा। तो एज यू कैन सी हियर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वायर को ऐसे रखा गया है। इनफैक्ट यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन में ये वायर ऐसे नहीं है, दिस वायर इज प्लेस लाइक दिस, बट आप दिखाओगे कैसे इसको? राइट ये वायर जो है ना वो एक्चुअली ऐसे रखा गया है। दिस वायर इज प्लेस लाइक दिस along the z axis, right। your magnetic field is along the this axis, राइट और इसका जो वेट है ना वो वेट ऐसे नीचे की तरफ लगेगा W, और आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो ऊपर की तरफ लगना चाहिए। दिस इज द राइट सिचुएशन। ओके बट यहाँ पे आप दिखा नहीं पाते वायर को, इसलिए वायर को ऐसे मैंने दिखा दिया है, ठीक है ना। चलिए अब साइन थीटा कितना रहेगा तो आप देख ही सकते हो कि लेंथ आपका z डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड आपका x डायरेक्शन में है, तो बोथ आर परपेंडिकुलर। तो दिस इज गोइंग टू बी sin 90। दिस इज sin 90, राइट। चलिए अब सारे वैल्यूज ऑलरेडी है ही हमारे पास। ओके तो ये आपका म्यू 0 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट जो करने वाले हो आप मैं रख देता हूँ। यहाँ पे म्यू 0 आप रख दोगे 4 पाई इंटू 10 पावर -7। सोलेनॉइड का लेंथ भी आपके पास है, कितना है? सोलेनॉइड का लेंथ है 0.6। सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न आपके पास है 900 और आपको ये सोलेनॉइड का करंट निकालना है। आई होप कि आप इतना सॉल्व करके करंट निकाल लोगे, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो बता देता हूँ आपका करंट कितना आएगा, 108.36 एम्पियर। You have to pass the current of 108.36 ampere. This is the current from solenoid to support the wire. Current from solenoid to support the wire. So if you pass this much current, the wire will remain suspended. Okay? चलिए important question था, अच्छा question था। चलिए कॉपी करेंगे quickly। चलिए तो आपका सवाल नंबर 27
दैट इज अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 12 एम्पियर, कोई बात 12 ओम। चलिए आपका क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस, ओके, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम कहते हैं कैपिटल जी। वी कॉल द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कैपिटल जी एंड दिस रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज गिवन एज 12 ओम। ठीक है, अब क्या कहा गया है, एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। मतलब गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देगा एट द करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। मतलब ये गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा करंट आप गैल्वेनोमीटर से पास करोगे तो कॉइल उसका बर्न हो जाएगा, राइट। सो आई विल राइट हियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, इसे हम कहेंगे IG। क्या कहेंगे इसे हम IG। IG इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर जो आपको दिया हुआ है 3 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, दैट इज 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर। चलिए आपको करना क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इंटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट। आपको क्या करना है, आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है इसको। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस टू वोल्ट मीटर विच रीड 0 to 18 वोल्ट। मतलब अगर आपको इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह यूज़ करना है जो 18 वोल्ट तक मेजर कर सके, 18 वोल्ट तक, तो आप क्या अरेंजमेंट करोगे। तो जैसे ही मैंने देखा गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना है, मुझे सीधा स्ट्राइक हो रहा है कि मुझे इस पर्पस के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस लगाना है। सो आई विल राइट हियर, वी विल कनेक्ट अ सीरीज रेजिस्टेंस RS with गैल्वेनोमीटर। तो ये पहला पॉइंट आपको लिख देना है, राइट, कि आप गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करने वाले हो। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सीरीज रेजिस्टेंस का, एंड आई आल्सो टोल्ड यू कि जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना तब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको काम आएगा, भले थियरी में आपको नहीं दिया है। तो दैट इज V/IG - G, राइट। आपको कितना सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है, V/IG - G। चलिए वोल्टेज कितना मेजर करना है आपको, मैक्सिमम 18 वोल्ट। करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है, 3 × 10⁻³ और गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है 12। ये हो जाएगा आपका कुछ 6000 - 12, दैट इज 5988 ओम। तो आपको गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में 5988 ओम जितना रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना है। क्या करना है आपको गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देना है कितना रेजिस्टेंस, 5988 रेजिस्टेंस यू आर गोइंग टू कनेक्ट इन द सीरीज विद दिस गैल्वेनोमीटर। ओके फाइन। तो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक ये आपका गैल्वेनोमीटर है और उसके साथ में आप एक ये RS रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे सीरीज में। चलिए अब ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करना है। चलिए मैं क्वेश्चन रीड करूंगा आपके लिए। क्वेश्चन इज अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस 15 ओम। मैंने यहीं पे नोटेशन लिखा था, वापस लिखूंगा। अभी गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है 15 ओम, कैपिटल G। गैल्वेनोमीटर का जो वाइंडिंग है उसका खुद का रेजिस्टेंस जो है दैट इज 15 ओम। चलिए और क्या कहा गया है, एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब उसका करंट कैपेसिटी जो दिया गया है आपको 4 मिली एम्पियर, दैट इज 0.004 एम्पियर। ओके, लेट मी राइट दिस इन अ सिंपल वे, 4 × 10⁻³ एम्पियर, राइट। कैलकुलेशन में ईजी रहेगा। अब क्या कहा है, हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इंटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर। अब आप इसको एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, राइट। सो हाउ विल यू कन्वर्ट दिस टू एमीटर टू मेजर 0 to 6 एम्पियर। अब आप सोचो सिंपल सा लॉजिक, आपको 6 एम्पियर तक करंट मेजर करना है और गैल्वेनोमीटर का तो कैपेसिटी खाली कितना है, 4 मिली एम्पियर है। तो अगर आपने डायरेक्ट इस गैल्वेनोमीटर को साथ में लगा दिया तो गैल्वेनोमीटर का कॉइल तुरंत ही बर्न हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी थियरी में इसका डिस्कशन किया था कि सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन है, आपको क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के साथ एक पैरेलल में शंट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हियर विल कनेक्ट शंट इन पैरेलल विथ galvanometer, we will connect a shunt in parallel with the galvanometer, right। तो ये आपका galvanometer है,
उसके साथ पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे शंट एस, और ये शंट का भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था डायरेक्टली कि शंट एस होता है आपका आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। शंट होता है आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। व्हाट इज आई जी? आई जी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ इंटू जी। जी कितना है 15 डिवाइड बाई आई कितना मेजर कर रहे हो आप? मैक्सिमम करंट मेजर कर रहे हो 6 एम्पियर। आप मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर रहे हो? 6 एम्पियर। तो दिस इज 6 माइनस आई जी। आई जी इज 4 इंटू 10⁻³ अब आप यहाँ पे देखोगे बेटा, तो अगर आप 6 में से इसको माइनस करोगे, इफ यू माइनस 6 माइनस 4 इंटू 10⁻³ तो 6 के सामने ये वैल्यू बहुत छोटा है। यू कैन प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट दिस वैल्यू, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो प्रैक्टिकली, राइट? नो इशू। चलिए बचा गया आपके पास, चेक करिए। तो 15 इंटू 4 60, 60 बाई 6 दैट इज 10, 10 इंटू 10⁻³ दैट इज 10⁻² दैट इज 0.01 ओम। सो हम क्या करेंगे, इतना शंट लगा देंगे गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ पैरेलल में। अब जैसे ही गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ ये शंट पैरेलल में लगा दोगे ना, तो अब ये जो पूरा डिवाइस है ना, दिस विल बिहेव एज ए मीटर विच कैन रीड अप टू 6 एम्पियर। दिस एंटायर विल बिहेव एज ए मीटर टू रीड 0 to 6 एम्पियर। बट आपको साथ में एक शंट लगाना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के साथ। तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है विथ ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल एंड ईच एंड एवरी थियरी। ओके, आई होप कि आपको पूरा चैप्टर जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है ना? और अब इसके बाद का जो चैप्टर है दैट इज़ बेसिकली मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फ़र्क समझ लो दोनों चैप्टर के बीच का। इस चैप्टर में अंदर हमने डिस्कशन किया है कि जब करंट पास होता है तो उस करंट की वजह से क्या मैग्नेटिज्म बनता है, राइट? करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो हमने इस चैप्टर में डिस्कशन किया, राइट? इसका नाम ही ये था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसके बाद का जो चैप्टर है ना, दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन नेचुरल मैग्नेटिज्म। हमें पता है कि नेचर में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो ऑटोमेटिकली दे बिहेव एज अ मैग्नेट, राइट? तो ये नेचुरल मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उससे जुड़े हुए कुछ बहुत सारे फैक्ट्स हमें पढ़ने हैं इसके बाद वाले चैप्टर में, राइट? राइट नाउ यू जस्ट कॉपी दिस थिंग्स। हम मिलेंगे वापस अगले लेक्चर में। मतलब हम तो